हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं जिनके थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि इन द गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक्सीलरेटेड एंड डी एक्सीलरेटेड मोशंस आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट्स। यानी ये जो बी टी कर्व हम लोगों को दिया है, यहाँ पर कौन सा कर्व दिया है, एक जो बी टी कर्व है उस कर्व में हमको बताना है कि कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन का है और कौन सा डी एक्सेलरेशन का है। तो पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के तौर पे कि बीटी कर्व का जो स्लोप रहेगा वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है एक्सेलरेशन। ओके, बीटी कर्व का स्लोप रहेगा एक्सेलरेशन। अब हमको देखना है कि यहाँ पर स्लोप किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, अब स्लोप तो ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइन है अपने पास, एक लाइन ए है, ए से बी और बी से सी है, सी से डी है। अगर हम बात करें ए से वी लाइन की तो उसका स्लोप हम अगर चेक करते हैं कि किस तरह का सर उसका स्लोप है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ए से वी का जो स्लोप रहेगा, अगर उसका थीटा देखें तो ग्रेटर देन 90 है। ग्रेटर देन 90 है यानी टेन थीटा हो जाएगा निगेटिव। टेन थीटा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा निगेटिव हो गया यानी स्लोप निगेटिव हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो ए से वी वाली लाइन है वो किसकी लाइन है, डी एक्सीलरेशन की लाइन है। किसकी है, डी एक्सीलरेशन की लाइन है। और यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं सी डी की, तो सी डी का जो एंगल है वो लेस देन 90 है यानी टेन थीटा जो हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है दैट मीन्स इट इज एक्सीलरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए बी जो कर्व है वो डी एक्सीलरेशन का है और जो अपना सी डी कर्व है वो एक्सीलरेशन का है। तो अपने लोगों से क्या पूछा है, सबसे पहले एक्सीलरेशन पूछा है, फिर डी एक्सीलरेशन पूछा है। तो आंसर नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सी डी एंड ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप तरफ बढ़ते हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, यूनिट चेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है अ डाइन, वन डाइन इक्वल्स टू, एक डाइन किसके इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली चीज तो हमको पता होना चाहिए कि वन डाइन होता क्या है। वन डाइन एक्चुअल में है तुम्हारा सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट है किसका, सीजीएस यूनिट है फोर्स का सीजीएस यूनिट है। ठीक है, वन डाइन का मतलब क्या रहेगा सर, वन डाइन का जो मतलब रहता है वो रहता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको मैच करना है। ठीक है, अगर अब हम इस ग्राम को इसका यूनिट कन्वर्जन करें तो इस ग्राम को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। सेकेंड को तो वैसा ही लिखा रहने देते हैं। तो यही चीज़ हो जाएगी 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर तो 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बट इसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। तो वन डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन और वन न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से आप लोग यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सपोज देयर आर टू प्लैनेट्स 1 and 2 हैविंग द सेम डेंसिटी व्हाट देयर रेडियाई आर r1 and r2 रिस्पेक्टिवली वेयर r1 इज ग्रेटर देन r2। चलेगा, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दीज प्लैनेट्स आर रिलेटेड एज। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्मॉल जी है उसका एक फार्मूला होता है कैपिटल जी m/r²। बात आ गई है यहाँ पे डेंसिटी। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को डेंसिटी के टर्म में तोड़ लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता होता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से मास लिखेंगे तो वो हो जाएगा ρ × b। अगर अर्थ का वॉल्यूम रेडियस r है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर हम उसको एक स्फीयर कंसीडर करें 4/3 πr³ यानी ये अर्थ का मास हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे
तो हमको क्या मिलेगा, स्मॉल जी का वैल्यू मिलेगा जो कितना आ जाएगा, जी यहाँ पे हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से पावर 3 उड़ जाएगा तो आएगा जी 4/3 4/3 पाई आर रो और यहाँ पर एक जी। तो ये फार्मूला आ जाएगा किसके टर्म्स में आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ द रेडियस। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है डेंसिटी को हमने रखा है सेम। अगर डेंसिटी को हमने सेम रखा है तो जी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। ये कब हुआ, जब डेंसिटी सेम है, दोनों का डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आर वेरी करेगा तो जी वेरी करेगा, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है अगर R1 इज ग्रेटर देन R2, अगर R1 फिर R2 से ग्रेटर है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि G1 ग्रेटर होगा किससे, G2 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। तो पहली चीज कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, उसको लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन यानी जो कार्य है, जो कंजर्वेटिव बल यानी फोर्स संरक्षी बल के द्वारा जो किया गया कार्य यानी वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, पाथ से, यानी पाथ पर निर्भर नहीं करता है। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, पाथ पर निर्भर नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो नॉन कंजर्वेटिव ऐसा फोर्स रहेगा जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें कि सर कंजर्वेटिव के, तो जितने भी तुम्हारे फील्ड फोर्स रहते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स, अब मैकेनिकल फोर्स को बोले तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लिखा है ये, ठीक है, क्या है, स्प्रिंग फोर्स। तो ये सारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स रहेंगे। बाकी जितने टाइप्स के रेजिस्टेंस रहेंगे, एयर रेजिस्टेंस हो गया, फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, वो सारे कैसे हो जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव कौन सा रहेगा फिर, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। एक पॉइंट और भी आप लोग याद कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होगा जिसके द्वारा क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द कॉफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। आपको अल्फा दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। Which one of the following gives the value of coefficient of volume expansion? एक आपको फार्मूला याद रखना है हमेशा कि जो गामा अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है एक, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो तुम्हारा बीटा होगा वो 2 अल्फा होता है और गामा 3 अल्फा होता है और अल्फा तो अल्फा ही होता है ना। तो बीटा क्या है, 2 अल्फा, यानी जो एरियल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है, सरफेस का जो एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है वो लीनियर का 2 टाइम्स होगा और जो वॉल्यूमेट्रिक है वो 3 टाइम्स होगा। इस चीज़ को आप लोग याद करेंगे, याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा अगर किसी भी एग्जाम में, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर अल्फा आपको दिया है, आपसे गामा पूछा है, वॉल्यूमेट्रिक सरफेस एक्सपेंशन कॉफिशिएंट यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट आपसे पूछा है, तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, दैट इज 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻5। इसी तरह की और भी वीडियोस आगे आती रहेंगी। थैंक यू।